हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने आपको कुछ थर्मोडायनेमिक से रिलेटेड टर्म्स बताई थी, जिनमें मैंने आपको थोड़ा सा हम 2 मिनट इसको रिवाइज करेंगे। उस लेक्चर में मैंने आपको थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स के बारे में बताया था और बताया था कि कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम है उसकी स्टेट को कम्प्लीटली स्पेसिफाई करने के लिए कुछ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल होते हैं। ये स्टेट वेरिएबल भी होते हैं जो P, V, T, S एंड इंटरनल एनर्जी है। अगर आपको किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की इन सब वेरिएबल की वैल्यू पता होती है, तब आप उस थर्मोडायनेमिक सिस्टम की स्टेट को कम्प्लीटली स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको डिस्कस किया था व्हाट आर एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव वेरिएबल्स। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि जो वेरिएबल किसी भी सिस्टम के मास और साइज के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं वो एक्सटेंसिव वेरिएबल होते हैं। फॉर एग्जांपल एंट्रोपी एंड वॉल्यूम, ये दोनों किसी भी सिस्टम के मास के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और साइज के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, इसीलिए इनको एक्सटेंसिव वेरिएबल बोलते हैं। और बहुत सारे और भी एग्जांपल हैं एक्सटेंसिव वेरिएबल के, लेकिन अभी हम थर्मोडायनेमिक्स में मेनली हमारा कंसर्न इनसे है, इन वेरिएबल से है, तो इनमें से हम देख लेते हैं कौन से एक्सटेंसिव हैं। इसमें U भी आपका एक्सटेंसिव वेरिएबल है, क्योंकि जो इंटरनल एनर्जी है वो सब्सटेंस के या सिस्टम के मास और साइज के ऊपर डिपेंडेंट होता है। और पीवी इसमें से इंटेंसिव वेरिएबल हैं। देखिए, ये जो P और V होते हैं वो किसी के सिस्टम के मास या साइज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, इसीलिए उस तरह के वेरिएबल्स को इंटेंसिव वेरिएबल कहते हैं। इसके बाद मैंने पिछले लेक्चर में आपको डिस्कस किया था कि परफेक्ट डिफरेंशियल कौन से होते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि जितने भी स्टेट वेरिएबल्स होते हैं वो सब परफेक्ट डिफरेंशियल होते हैं। ये सारे स्टेट वेरिएबल हैं, ये भी हमने डिस्कस कर चुके हैं पहले। पिछले लेक्चर को आपने देखा होगा कि ये सब स्टेट वेरिएबल्स हैं। ये किसी भी सिस्टम में प्रोसेस के पाथ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, केवल स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। यानी किसी क्लोज पाथ के लिए अगर आप कोई ऐसा फंक्शन है उसकी वैल्यू 0 हो, तब उस कंडीशन में वो फंक्शन आपका परफेक्ट डिफरेंशियल होता है, या आप कहते हैं वो स्टेट वेरिएबल होते हैं। क्योंकि ये स्टेट वेरिएबल हैं इसीलिए ये परफेक्ट डिफरेंशियल है, यानी U जो है ये परफेक्ट डिफरेंशियल है। तो इस तरह से जो एनर्जी है वो परफेक्ट डिफरेंशियल है, क्योंकि ये स्टेट वेरिएबल है। और परफेक्ट डिफरेंशियल के लिए कंडीशन है कि अगर ये फंक्शन है एक्स वाई का, इफ z इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड इट इज अ परफेक्ट differentiation, that means it is a state variable, then the condition for this is equal to del upon del x del z upon del y is equal to del upon del y del z upon del x। ये हमने पिछले लेक्चर में निकाली थी ड्राइव करके। तो ये कंडीशन है, अगर कोई फंक्शन आपका स्टेट वेरिएबल है या परफेक्ट डिफरेंशियल है, तब उसमें ये कंडीशन लगती है। इसको हम यूज़ करने वाले हैं आगे, इसीलिए हमने इसको रिवाइज भी किया है। देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद हमने डिस्कस किया था थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल के बारे में। थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल है वो किसी भी सिस्टम की स्टेट को स्पेसिफाई कर सकता है इक्विलिब्रियम कंडीशन। जो आपका इंटरनल एनर्जी है वो एक थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल है। इसको आप थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मैकेनिक्स में जैसे आप पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते हैं, उसी की तरह से थर्मोडायनेमिक्स में इंटरनल एनर्जी का रोल होता है। मैकेनिक्स में आपने को याद होगा, जब आप पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं तो ये बोलते हैं कि जब पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होती है तब उस कंडीशन में जो मैकेनिकल सिस्टम है उसकी जो स्टेट है वो स्टेबल होती है। यानी कि कोई भी मैकेनिकल सिस्टम है वो स्टेबल स्टेट में तब होता है जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होती है। इसी तरह से थर्मोडायनेमिक सिस्टम में जब इंटरनल एनर्जी इक्वल टू 0 होती है, du चेंज इन इंटरनल एनर्जी जब 0 होता है, तब उस कंडीशन में ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम को बताती है। और अगर du
इज लेस देन 0 होता है तब वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को बताते हैं। यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर निगेटिव मिलता है आपको तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को बताता है। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को बताता है। और डी यू इफ ग्रेटर देन 0 है तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को बताता है। ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आपने एक स्टेट वेरिएबल एंट्रोपी को निकाला था और ये प्रूव हो गया था कि जब डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स इज ग्रेटर देन 0 होगा तभी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, अदरवाइज नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। स्पॉन्टेनियस से आप समझ रहे हैं ना, जो प्रोसेस हो सकते हैं, जो प्रोसेस अपने आप होते हैं, यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन के अलावा अपने आप फ्लो करना शुरू कर देती है। जैसे हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ही फ्लो करती है, ऐसे ही ये सब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं। वाटर अप से डाउन की तरफ ही जाते हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जैसे लो टेम्परेचर से हीट का हाई टेम्परेचर की तरफ फ्लो होना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है क्योंकि इसमें सिस्टम की जो एंट्रोपी है या यूनिवर्स की एंट्रोपी है वो निगेटिव निकल के आती है। और यूनिवर्स की एंट्रोपी इज इक्वल टू होता है सिस्टम की एंट्रोपी प्लस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, उसकी सराउंडिंग। ठीक है। तो ये लॉ बताता है कि एंट्रोपी में जब चेंज पॉजिटिव होगा तब उस कंडीशन में स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। और इंटरनल एनर्जी भी डिसाइड करती है कि जो भी सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम किस कंडीशन में होगा और स्पॉन्टेनियस किस कंडीशन में होगा। यानी कि कुल मिला के इंटरनल एनर्जी और यू, ये दोनों स्टेट वेरिएबल डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्रोसेस इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा और कौन सा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल के बारे में। तो एक तरह से थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल आपका इंटरनल एनर्जी है। लेकिन आप देखें अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से, देखिए अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखते हैं तो वो डी यू इज इक्वल टू डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू के इक्वल होता है। और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस। तो इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से अगर आप डी यू की वैल्यू निकालें तो डी यू इज इक्वल टू टी डी एस माइनस डी डब्ल्यू के इक्वल होगा। और इसको आप लिख सकते हैं पी डी वी। तो इसका मतलब ये है कि जो u है वो फंक्शन किसका हुआ, s और v का। u इज द फंक्शन ऑफ s एंड v। अगर आपको इंटरनल एनर्जी को मेज़र करना है तब आपको एंट्रोपी और वॉल्यूम को कंट्रोल करना होगा। तब आप इन दोनों को कांस्टेंट रख के बाकी के स्टेट वेरिएबल को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको P की वैल्यू, प्रेशर की वैल्यू निकालना हो तो डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट एंट्रोपी अगर आप करें तो प्रेशर निकाल सकते हैं। लेकिन क्या एंट्रोपी को कंट्रोल करना इतना आसान है? एंट्रोपी इजीली कंट्रोल नहीं हो सकती है। इसीलिए इंटरनल एनर्जी को लीजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन से ट्रांसफॉर्म करके दूसरे तरह का पोटेंशियल निकाला गया जिसका नाम था एंथैल्पी। देखिए लीजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, पहले उसको समझ लेते हैं। लीजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन से आप किसी भी जैसे आपका एक फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है, अगर वो एक्स वाई का फंक्शन है, ठीक है, तो अगर आपको कोई और फंक्शन बनाना है जो कि आपने यू वाई का बनाया है, यानी कि एक्स से आपने चेंज करके यू कोऑर्डिनेट में ले गए हैं, लेकिन रिलेशन क्या होगा, यू इज इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल एक्स के इक्वल होना चाहिए। ठीक है ना, इस कंडीशन से ये डिफाइन होना चाहिए यू, तब आप एफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं जी में, और जी अब नया जो फंक्शन होगा वो यू और वाई का होगा। तो इसमें ये कंडीशन है कि एक्स और यू इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इसी यूनिट का होना चाहिए जिस यूनिट का ये फंक्शन है। तब उस कंडीशन में लीजेंड्रे बोलता है कि एफ ये जो जी होता है वो एफ माइनस एक्स यू के इक्वल होता है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए लीजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन से लैग्रेंजियन ट्रांसफॉर्म किया था। लैग्रेंजियन एल क्यू और क्यू डॉट का फंक्शन होता है और वो
T माइनस V को रिप्रेजेंट करता है, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी को। अब हम इससे लीजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन से लैग्रैन्जियन को हैमिल्टोनियन में कन्वर्ट करते हैं, जो कि Q और P का फंक्शन होता है, जिसमें P इज इक्वल टू डेल L अपॉन डेल Q डॉट के इक्वल होता है। देखिए ऐसे ही किया है ना हमने, फंक्शन ये L लिया है, L Q डॉट का है, और ये आपका H है मान लिया, ये आपका Q और P इसमें ये हो गया, जिसमें P की वैल्यू डेल अपॉन डेल एक्स हो गया है। तो इस तरह से हैमिल्टोनियन को रिप्रेजेंट करें तो ये निकल के आता है PQ डॉट माइनस L, इसके इक्वल निकल के आता है। तो ये तो तब होता है जब हम लैग्रैन्जियन से हैमिल्टोनियन को लीजेंड्रे ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। लेकिन अगर किसी फंक्शन को हम लीजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन से दूसरे फंक्शन में, दूसरे न्यू वेरिएबल के कोऑर्डिनेट में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो ये वाला फॉर्मूला लगता है। तो इस फॉर्मूले को कंसिडर करके हम लोग क्या करेंगे, इंटरनल एनर्जी जो कि फंक्शन है एंट्रोपी और वॉल्यूम का, तो हम इस तरह का कोई फंक्शन डेवलप करेंगे जो कि फंक्शन हो जाए प्रेशर, एंट्रोपी एंड प्रेशर का। ठीक है, तो हमने मान लिया इस तरह का फंक्शन H एंथैल्पी से डिनोट हो रहा है, तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F क्या है U माइनस X क्या है, देखिए फ्रेंड्स X क्या है और U क्या है। U आपका नया फंक्शन है और X जो पुराना फंक्शन था वो हुआ। अब यहाँ पे माइनस का साइन है। अब मैंने बताया था आपको जो Q डॉट है P इज इक्वल टू डेल L अपॉन डेल Q डॉट के इक्वल होता है। इसमें अगर आप देखें तो प्रेशर इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ डेल U अपॉन डेल V के इक्वल होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि ये इसके इक्वल होता है एट कांस्टेंट एंट्रोपी। तो हम यहाँ पे U माइनस का P ऐड करेंगे इनटू V, तो ये आपका हो जाएगा U प्लस PV। तो ये एंथैल्पी एक नया पोटेंशियल इंट्रोड्यूस किया है, जिसके जो एक फंक्शन है एंट्रोपी और प्रेशर का। वॉल्यूम को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वॉल्यूम भी कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है। इसमें इंटरनल एनर्जी एक्चुअली इस तरह का फंक्शन हो गया है जिसमें आप ना तो एंट्रोपी कंट्रोल कर सकते हैं ना आप वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन आप जितने भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस करते हैं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में करते हैं, तो एटलीस्ट एक ऐसा वेरिएबल हो गया जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू आपको नोन होती हैं। अब आपको एंट्रोपी तो एक्चुअली में नहीं पता, लेकिन आप ड्राइव करके निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए अब आपने एंथैल्पी के लिए जो कि एक और न्यू थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल है उसको कैलकुलेट कर लिया है। ये फंक्शन है प्रेशर एंड एंट्रोपी का। इंटरनल एनर्जी फंक्शन था एंट्रोपी एंड वॉल्यूम का। इसे आपने लीजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन से एक एंथैल्पी निकाला है विच इज़ अ फंक्शन ऑफ एंट्रोपी एंड प्रेशर। इसमें आप प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं और एंथैल्पी इज इक्वल टू होता है U प्लस PV के इक्वल, जिसमें PV आपको मैकेनिकल वर्क के बारे में बताता है। तो इंटरनल एनर्जी आपको बताती है कि जो सिस्टम है उसके मॉलिक्यूल कितनी एनर्जी को कंटेन करते हैं। PV आपको बताता है मैकेनिकल वर्क, जो आपका सिस्टम है एक्सपेंड हो रहा है, V वॉल्यूम में एक्सपेंड करेगा, क्योंकि आप टोटल एनर्जी एंथैल्पी आपका टोटल एनर्जी को बताएगा। इंटरनल एनर्जी मॉलिक्यूल्स के पास जो एनर्जी है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, प्लस जो सिस्टम एक्सपेंड हो रहा है उस एनर्जी को इसमें ऐड करके टोटल एनर्जी H की इक्वल है। हम नेक्स्ट लेक्चर में ये भी ड्राइव करेंगे कि जो H होती है वो इक्वल टू होती है जितनी आप अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करते हैं बाहर से, उसके इक्वल निकल के आती है। ठीक है ना, तो चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू होता है टोटल हीट सप्लाइड बाय एक्सटर्नल साइड। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रूव करेंगे। अभी हम मेनली थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल क्या क्या होते हैं उसके बारे में देख रहे हैं और किस तरह से ड्राइव होते हैं। तो मैंने आपको बता ही दिया है कि जो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल है उनको ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि S को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, V को नहीं किया जा सकता है, तो एटलीस्ट इनके वेरिएबल आप चेंज कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पे जब एंथैल्पी यूज़ करके सिस्टम को स्टडी करने लगे, इसमें क्या हुआ, कंडीशन सबके लिए सेम है, ये भी एक स्टेट वेरिएबल है, ये भी थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल को बताता है। तो जब DH की वैल्यू 0 होगी तो इक्विलिब्रियम कंडीशन को बताएगी, लेस देन 0 होगी तब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और अगर पॉजिटिव होगी तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को ही बताएगी। तो आपके पास H और S दो वेरिएबल हुए, U
H और S, इन तीनों की हेल्प से आप निकाल सकते हो कि कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है और कौन सा नॉन स्पॉन्टेनियस है। लेकिन जब केमिकल रिएक्शन करने लगे तो कुछ इस तरह से देखा गया, देखिए कोई भी मान लिया एंडोथर्मिक रिएक्शन है, फिजिक्स के स्टूडेंट थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ सकते हैं कि एंडोथर्मिक क्या है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना ज़रूर चाहती हूँ कि आप समझ सकें कि हमें और जो दूसरे पोटेंशियल हैं उनकी ज़रूरत क्यों पड़ी। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें आप कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे होते हैं तो बाहर से हीट लेती है वो, तब वो रिएक्शन होती है। ओके, यानी कि आप किसी टेम्परेचर पे उसको हीटअप करते हैं तभी वो रिएक्शन होगी, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे हर रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है। तो आपने बाहर से हीट सप्लाई की तो बाहर से उसने हीट ली है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और जिस रिएक्शन में हीट निकलती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन अगर है तो वो स्पॉन्टेनियस है या नहीं है वो डिसाइड करेगी एंट्रोपी और एंथैल्पी। एंथैल्पी आपने निकाल लिया है लीजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन से। तो कुछ ऐसी रिएक्शन होती हैं जिसमें एंट्रोपी के लिए मस्ट कंडीशन है कि चेंज इन एंट्रोपी शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पॉजिटिव ही होना चाहिए। लेकिन कुछ एंडोथर्मिक रिएक्शन जिनमें डेल्टा H इज इक्वल टू 0 था और डेल्टा S इज ग्रेटर देन 0 था, और हमें स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए चाहिए कि डेल्टा H की वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए। ये हर कंडीशन में है, ठीक है ना, थर्मोडायनामिक पोटेंशियल के लिए। तो ये निगेटिव नहीं था, ये 0 था, तब उस कंडीशन में भी वो रिएक्शन एंडोथर्मिक होते हुए एंडोथर्मिक रिएक्शन थी और वो स्पॉन्टेनियस हो रही थी। यानी कि आपके पास तो कंडीशन ये थी कि डेल्टा H शुड बी ग्रेटर देन 0, डेल्टा H शुड बी लेस देन 0, तभी कंडीशन स्पॉन्टेनियस होगी। लेकिन देखा गया केमिकल रिएक्शन करते हुए, उस रिएक्शन को मैं नहीं लिख रही हूँ, कोई भी रिएक्शन है इस तरह का एग्जाम्पल है कि उसमें वो एंडोथर्मिक है और डेल्टा H ग्रेटर देन 0 है, डेल्टा H इज इक्वल टू 0 है, जो कि इक्विलिब्रियम कंडीशन को बनाते हैं, तब भी वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहा है। तो यानी कि क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये प्रोसेस हो रहा है। कुछ ऐसे प्रोसेस भी थे जो एक्सोथर्मिक थे, जिसमें डेल्टा S जो था वो आपका निगेटिव था और डेल्टा H था वो भी निगेटिव था। तब उस कंडीशन में ये स्पॉन्टेनियस हो रहे थे प्रोसेस। तब इस कंडीशन में क्या हुआ होगा, इस कंडीशन में डेल्टा एच निगेटिव है तो दैट मीन्स स्पॉन्टेनियस नहीं है, और डेल्टा एच निगेटिव है स्पॉन्टेनियस को बता रहा है, तब भी वो रिएक्शन हो रही थी। दैट मीन्स कि ये दोनों टर्म मिलके भी डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा और कौन सा नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। दैट मीन्स कि जो आपने एंथैल्पी निकाला है वो थर्मोडायनेमिक सिस्टम में टेम्परेचर को तो डील कर सकता है, लेकिन केमिकल रिएक्शंस में वो स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को नहीं समझा पा रहा था। तब उस कंडीशन में कुछ और थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट हुई कि कुछ इस तरह के ड्राइव किए जाए जो कि एंट्रोपी से फ्री हो जाए, एटलीस्ट एंट्रोपी से फ्री हो जाए। एंट्रोपी को हम बाद में ड्राइव कर लेंगे उनके टर्म में, लेकिन यहाँ से ये टर्म हट जाए। तो देखिए उसके लिए लीजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन किया गया और इंटरनल एनर्जी में S की जगह टेम्परेचर में चेंज किया गया। ठीक है, तो ये एक A से डिनोट किया जाता है हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, कुछ लोग इसको F से भी डिनोट करते हैं, ये दोनों सेम ही हैं। और ये फंक्शन था, S की जगह आपने क्या बना दिया T और V। ओके, अब ये TV का फंक्शन हो चुका है। तो ये आपको डिफाइन किया है U माइनस TS, और बाद में लीजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन से एक और फंक्शन बनाया गया जिसका नाम था गिब्स फ्री एनर्जी, और ये फंक्शन था TP का, और इसको U माइनस TS प्लस PV से ड्राइव किया गया। ठीक है, तो ये इस तरह से 4 थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल हुए। इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो आपने देख ही लिया है कि खाली H से U से S से आप सिस्टम आपका थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है या नहीं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है या नहीं, ये नहीं डिसाइड कर पा रहे थे। तो कुछ और ऐसे थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल की ज़रूरत हुई जो फंक्शन हो TP या TV के।
ठीक है। तो ये आपका हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी है जो कि लीजेंड्रे ट्रांसफॉर्मेशन से ही ड्राइव किया गया है, U माइनस TS के इक्वल निकल के आता है। और G जो है ये भी आपका थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल है जो U माइनस TS प्लस PV के इक्वल निकल के आता है। इसको, इस वाली क्वांटिटी को आप A से भी डिनोट कर सकते हैं, तो इसे हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है A प्लस PV। PV आपका मैकेनिकल वर्क है और TS आपका वर्क ड्यू टू एनवायरनमेंट है, या आप कह सकते हैं नॉन मैकेनिकल वर्क है। ठीक है, ये गिब्स फ्री एनर्जी है। तो इस तरह से 4 थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल आपको कौन सी कंडीशन सुटेबल करती है, उसी के अकॉर्डिंग आप वेरिएबल यूज करके उसी एनर्जी को देख के कि वो इक्विलिब्रियम कंडीशन को बता रही है, मिनिमम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को बता रही है या नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को बता रही है। जैसे अगर आपको कोई केमिकल रिएक्शन कराना है तो टेम्परेचर और प्रेशर निकालना बड़ा आसान है। टेम्परेचर अगर आप रूम टेम्परेचर पे कर रहे हैं और प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कर रहे हैं, तो इन दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं, आपको नोन भी होते हैं, या टेम्परेचर प्रेशर को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो उन्हें आप कंट्रोल करके बाकी के थर्मोडायनेमिक वेरिएबल भी निकाल सकते हैं, जैसे एंट्रोपी और वॉल्यूम को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वो हम मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक इक्वेशन में पढ़ेंगे कि इन सब पोटेंशियल की हेल्प से आप बाकी के स्टेट वेरिएबल को कैसे निकाल पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार हम इन सब थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल को कैसे लर्न करते हैं इसका तरीका भी देख लेते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो आपके इंटेंसिव और एक्सटेंसिव वेरिएबल जो हैं, इंटेंसिव कौन कौन से थे, P एंड V, और एक्सटेंसिव P एंड T, ये S एंड V थे। तो आपका P और T से बनता है गिब्स फ्री एनर्जी। ये वेरिएबल लेके बनाते हो ना, P और T। आपने S और V से क्या बनाया, इंटरनल एनर्जी। दोनों एक्सटेंसिव से, ये दोनों इंटेंसिव से। और ये आपका क्या बना, P और S से, देखो आपने चेंज किया था ना, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी बनाया था, और ये आपके T और V बताते हैं हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। ठीक है, तो यानी कि देखो गिब्स का जो रूल है, गिब्स का फेज का रूल है, वो ये बताता है कि अगर आपके पास कोई भी प्योर सब्सटेंस है तो उसकी अगर थर्मोडायनेमिक स्टेट को बताना है, तो आपको अगर 2 इंटेंसिव वेरिएबल आपको पता हैं तो आप उसकी थर्मोडायनेमिक स्टेट को इजीली बता सकते हैं। ये गिब्स का फेज रूल है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं कि किस तरह से ये थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल को आप ड्राइव कर सकते हैं। इसमें आप 2 इंटेंसिव लेके कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी सिस्टम की गिब्स फेज रूल के अकॉर्डिंग किसी भी सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करने के लिए 2 इंटेंसिव वेरिएबल जो होते हैं वो कम्प्लीटली स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल के बारे में और पढ़ेंगे और थोड़ा सा मैक्सवेल रिलेशन को भी ड्राइव करेंगे। थैंक यू।